एनालिटिक्स साइंस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर रिलेशनल फंक्शन का टॉपिक चला रखा था। रिलेशनल फंक्शन से पहले अपन ने कोई भी दो सेट की क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली कि ए और बी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कुछ इस फॉर्म में होगा, एक्स वाई पेयर की फॉर्म में था, एक्स एलिमेंट सेट ए का होगा, वाई एलिमेंट सेट बी का होगा। उसके बारे में अपन ने एक ये चीज भी देखी थी कि मान लो सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपको p दे रखे हो, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको q दे रखे हो, तो इस कंडीशन के अंदर a क्रॉस b के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो पेयर बनेंगे, कहने का मतलब a क्रॉस b के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे वो p इंटू q की फॉर्म में आएंगे। एक चीज आप यहाँ नोट करने लायक चीज ये है, वो क्या चीज है कि मान लो किसी भी सेट के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हो p, तो उस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स वो बनेंगे 2 की पावर p की फॉर्म में। जैसे मान लो किसी सेट के अंदर आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर 3। सबसेट्स कितने बनेंगे इसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, कहने का मतलब इसके 8 सबसेट बनेंगे। इसका मतलब कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट आपको p और q दे रखे हो, तो इस a क्रॉस b के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे, तो अपनी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वही है कि a क्रॉस b के सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट a क्रॉस b इक्वल्स टू 2 की पावर p q की फॉर्म में। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट की जानकारी कि अपन क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेशन का। तो सबसे पहले तो अपन को ये डिफाइन करना है कि वास्तव में रिलेशन होता क्या है। रिलेशन डिफाइन होता है कोई भी नॉन वर्ड सेट a और b आपको दे रखे हो, a और b कोई तो कैसे हैं, आपको नॉन वर्ड सेट दे रखे हैं। तो नॉन वर्ड सेट a से लेके b में कोई भी रिलेशन r a से b पे डिफाइन होगा यदि और केवल यदि r जो है वो a क्रॉस b का सबसेट हो। कहने का मतलब ये है कि a क्रॉस b के जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो सारे सबसेट a से लेके b में रिलेशन कहलाएंगे। इसका मतलब ये है कि मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ पर लैंग्वेज की फॉर्म में, तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा कि टोटल सबसेट्स कह सकता हूँ, या ऑल दी सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b are known as relation from set A to B। इसका मतलब a क्रॉस b के जितने भी सारे सबसेट बनेंगे वो सारे सबसेट्स रिलेशन R A से लेके B में कहलाएंगे। कहने का मतलब a क्रॉस b के सबसेट्स जो होंगे वो सारे सबसेट A से B में रिलेशन को शो करेंगे। उसके बाद में अभी जो नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो ये आती है कि वास्तव में रिलेशन है उसके रिलेटेड कुछ दो टर्म आपकी बनती है। एक तो बनता है रिलेशन का डोमेन क्या चीज होती है, एक तो होता है डोमेन, और एक बनती है आपकी रेंज की रेंज क्या चीज होती है और डोमेन क्या चीज। आपने ये चीज तो देख रखी है कि a क्रॉस b के सबसेट ही रिलेशन है, और आपने ये देखा कि a क्रॉस b के अंदर एलिमेंट जो आते हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं। इसका मतलब रिलेशन का डोमेन और रेंज को मैं केवल यहां से शो करना चाह रहा हूं। कैसे, a क्रॉस b के एलिमेंट जो होंगे वो पेयर की फॉर्म में होंगे, तो पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो तो होगा रिलेशन का डोमेन, और रेंज इसका ऑर्डर्ड पेयर का जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट कहलाएगा इसी रिलेशन R की रेंज। तो डोमेन तो क्या चीज है, डोमेन आपका है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R। फर्स्ट एलिमेंट कहने का मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर, जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन। तो मैं इसको यूं कह सकता हूं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन R। ऑर्डर्ड पेयर R के जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो उसका डोमेन होगा। रेंज क्या चीज है, रेंज ये होगा कि जितने भी सारे आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं R के अंदर, उन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन है वो उसका रेंज कहलाएगी। तो कलेक्शन ऑफ सेकंड एलिमेंट
कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन आर के ऑर्डर पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो उसके रेंज होगा। अपन फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो सेट ए के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ये दे रखे हैं, एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, और मान लो बी के अंदर आपको ये दे रखे हैं ए बी और सी। अब मैं मान लो इसके अंदर एक रिलेशन में बना रहा हूँ, मान लो मैंने R1 रिलेशन बनाया, रिलेशन आपका कुछ ये मैंने लिखा, मैंने 1A 2B 3C 1C 2C। अब आप ये देख रहे हैं कि वास्तव में इस R1 रिलेशन का डोमेन क्या है, R1 रिलेशन की रेंज क्या है। तो इसका लिख लूंगा डोमेन ऑफ R1। डोमेन के बारे में आपने क्या देखा कि R के जो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो उसकी R की डोमेन R1 की डोमेन होगी। तो फर्स्ट एलिमेंट का देखें कलेक्शन, तो यहाँ फर्स्ट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 और यहाँ 2। कहने का मतलब टोटल जो एलिमेंट आएंगे 1 2 और 3। तो ये 1 2 3 का जो कलेक्शन जो सेट बनेगा वो R1 का डोमेन होगा। दूसरी आती है रेंज, कि वास्तव में रेंज क्या है, R1 की रेंज क्या चीज है। सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन जो है वो आपकी R1 की रेंज होगी। सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी और सी। तो ए बी और सी जो है वो सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन है। तो ये R1 का डोमेन है और ये R1 की रेंज है। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं, सबसेट्स के अंदर जो पेयर आ रहे हैं उन पेयरों के फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन उस रिलेशन का डोमेन होगा, और सेकेंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उस रिलेशन का आपको रेंज मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन हम देख रहे हैं कि मान लो आपके पास कोई एक नॉन वॉइड सेट दे रखा है। नॉन वॉइड सेट का मतलब उसको हिंदी में कहते हैं अरिक्त समुच्चय, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो आपका नॉन वॉइड सेट होता है। एक को आपको नॉन वॉइड सेट दे रखा है, तो सेट ए के ऊपर मैं कितने तरह के रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ। तो ए पे डिफाइन करने का मतलब ये होगा कि ए क्रॉस ए के कितने तरह के सबसेट में ले सकता हूँ। अब बात ये आती है कि इसके अंदर जो फर्स्ट जो टाइप था आपका वो आपका ये है कि पहला रिलेशन में डिफाइन कर सकता हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध वास्तव में क्या होता है कि मान लो मैंने R1 को रिलेशन डिफाइन कर रखा है ए क्रॉस ए या सेट ए के ऊपर, तो स्वतुल्य कब होगा, स्वतुल्य होगा कि फॉर ईच ए एलिमेंट ऑफ ए implies belongs to R1। कहने का मतलब ये है कि सेट ए के एलिमेंट से रिलेटेड जितने भी सारे एलिमेंट के पेयर जो बनेंगे वो सारे पेयर यदि R1 में है तो वो आपका रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन या स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहें कि मान लो सेट ए के अंदर एलिमेंट आपको 1 2 3 3 एलिमेंट दे रखे हैं, तो इसके अंदर अब स्वतुल्य संबंध डिफाइन करना चाहें तो रिलेशन में कुछ ये लिख सकता हूं, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन लिखना आपको 1 1 2 2 और 3 3। तो ये जो रिलेशन R1 होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरी चीज ये, दूसरा आपका जो आपका टाइप है वो आपका सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सममित संबंध। दूसरा आपका सिमेट्रिक, इसको हिंदी में कहते हैं सममित। सममित संबंध क्या होता है, कोई भी रिलेशन R होगा वो सममित रिलेशन कब होगा, जब यदि मान लो AB पेयर आपका इस R रिलेशन के अंदर कंटेन कर रहा हो। AB यदि R में है तो AB किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, और यदि BA यदि R में है तो AB किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो ऐसा जो रिलेशन होगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा, जिसको बोलते हैं सममित संबंध। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये जो A सेट जो बना रखा है, इस ए सेट के ऊपर जब सममित संबंध डिफाइन करना चाहे तो आप इसके अंदर रिलेशन R2 इस प्रकार से बना सकते हैं। मान लो मैंने R इसके अंदर एलिमेंट लिया 1 2 2 1 3 2 2 3। अब आप देख सकते हैं कि रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि AB पेयर R में तो BA भी R में होना चाहिए। तो 1 2 पेयर R2 में है तो 2 1 भी किसमें है, R2 में है। 3 2 पेयर R2 में है तो 2 3 पेयर भी किसमें है, R2 में। इसका मतलब मैंने जो आपको रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट A के ऊपर,
सेट ए के ऊपर, तो रिलेशन कैसा है ये आपका सममित संबंध है। तीसरा जो आपका आता है वो आता है ट्रांजिटिव, इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या चीज है? देखो मान लो आपने ये लिखा ए बी एलिमेंट है वो आर में है, बी सी एलिमेंट है वो भी आर में है, ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है। तो संक्रामक रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि ए और सी बी जो होंगे वो इस रिलेशन आर के द्वारा एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, इस रिलेशन आर से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होगा वो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे मान लो आप प्लेन में कोई लाइन का कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, किसी एक प्लेन के अंदर आपने स्ट्रेट लाइन कलेक्शन लिया और रिलेशन R1 R को मैंने ये रखा है, R3 रिलेशन मैंने ये रखा है परपेंडिकुलर का रिलेशन, मतलब कोई भी दो लाइनें हैं वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, ये मैंने रिलेशन रखा है। तो मान लो L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, L2 लाइन L3 की परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब इस डायग्राम से आप देख सकते हैं L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के। तो कभी भी L1 और L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। कहने का मतलब है इस कंडीशन के अंदर L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। इसका मतलब आपने जो रिलेशन R3 डिफाइन कर रखा है वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो सकता, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट अपन इसी लाइनों के कलेक्शन के अंदर अपन दूसरा मैं रिलेशन बना रहा हूं R4 रिलेशन के अंदर मैंने ये लिखा कि कोई भी दो लाइनें हैं वो समांतर हैं। कहने का मतलब मैंने रिलेशन बनाया समांतर होने का रिलेशन। देख सकते हैं मान लो L1 लाइन जो है वो L2 के समांतर है, L2 लाइन है वो L3 के समांतर है। कहने का मतलब ये लाइन L1, ये लाइन आपकी L2 है, ये लाइन आपकी L3 है। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 भी क्या होंगे आपस में, दोनों लाइनें समांतर लाइनें होंगी। इसका मतलब आपने जो समांतर का जो रिलेशन डिफाइन कर रखा है किसी प्लेन के अंदर लाइनों के कलेक्शन के अंदर, तो वो रिलेशन जो होगा वो आपका एक ट्रांजिटिव रिलेशन या संक्रामक संबंध होगा। ये आपका कौन सा होगा, संक्रामक संबंध। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अपन एक ऐसा आगे नेक्स्ट रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसके अंदर तीनों रिलेशन जो है वो इंक्लूड हैं, जिसका नाम होता है आपका जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव हो, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस। नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन अपन डिफाइन करने जा रहे हैं। वास्तव में ये क्या चीज है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध का मतलब है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो और जो ट्रांजिटिव भी हो। अभी आपने क्या देखा कि मान लो आप प्लेन के अंदर लाइनों का कलेक्शन ले रहे हैं, कलेक्शन ऑफ लाइंस इन प्लेन। इसी प्लेन के अंदर आपने लाइनों का कलेक्शन लिया है और रिलेशन आप समांतर का रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं। रिलेशन कौन सा है, कोई भी दो। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, अपन लाइनों का कलेक्शन ले रहे हैं किसी प्लेन के अंदर, कलेक्शन ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, और रिलेशन अपन डिफाइन कर रहे हैं समांतर होने का रिलेशन। आप ये जानते हैं 2D डायमेंशन से, जो 2D ज्योमेट्री से, कि कोई भी लाइन जो है वो अपने आप के समांतर होती है। L1 है वो L1 के समांतर है। दूसरी चीज, इसका मतलब ये होगा कि समांतर होने का जो रिलेशन यदि आप किसी प्लेन में डिफाइन कर रहे हैं तो वो रिलेशन जो होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कहने का मतलब प्रत्येक लाइन का खुद के साथ में पेयर बनेगा। दूसरा आपका आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि मान लो L1 लाइन है वो L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। इसका मतलब ये है कि L2 जो होगी वो L1 के समांतर भी होगी। आप 2D ज्योमेट्री से देख सकते हैं, ये लाइन आपकी L1 है, ये लाइन आपकी L2 है, दो लाइनें दे रखी है, दोनों समांतर है। तो L1 L2 के समांतर होने का मतलब L2 भी क्या हो, L1 के समांतर है। तो ये कैसा आपका सिमेट्रिक भी है। तीसरा रिलेशन अपन देख रहे हैं ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी, कि मान लो L1 जो है वो L2 के समांतर है और L2 जो है वो L3 के समांतर है।
ये सारे किसके अंदर है, रिलेशन आर के अंदर है। कहने का मतलब L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो आप उसको ज्योमेट्री से इस तरीके से देख सकते हैं, L1 लाइन, L2 लाइन और L3 लाइन। L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो L1 और L3 भी कैसे होंगी, आपस में समांतर होंगी। इसका मतलब इन दो रिलेशन से आप तीसरा आपका पेयर बना सकते हैं कि L1 जो है वो L3 के भी समांतर है। तो किसी प्लेन के अंदर लाइनों का जो कलेक्शन है जहां पे मैं समांतर होने का रिलेशन में डिफाइन करता हूं, तो ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो रिलेशन है वो एक तुल्यता संबंध और एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या करेंगे, इससे जो आपने रिलेशन पढ़े टाइप्स, इनके कुछ एग्जांपल्स जो कि आपकी बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उसके बाद में अपना नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आपके इससे आगे का टॉपिक अपन लेके आएंगे।